तेजी के साथ लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि भारतीय बाजार में मजबूती कायम है। कल का सेशन वॉलेटाइल शुरू जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद अच्छी मजबूती सेकंड हाफ में नजर आई और आज का सेशन तो शुरुआत से ही अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप चार्ट्स देख रहे हैं निफ्टी के, और अगर आप देखेंगे लगभग ड्यूरिंग द इंटायर सेशन हरे निशान के साथ कामकाज नजर आया है। एक हाथ दो वॉलेटाइल मूव्स या छोटे मोटे डेंट को अगर छोड़ देंगे 25,319 के लेवल्स, जब बाजार खुले तो 25,249 के लेवल्स के आसपास, यानी कि 25,200 के लेवल्स को तो हमने इंटैक्ट रखा ही था। तो वहां से घबराने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम लुढ़ के 25,000 उसके बाद आगे बढ़े, सीधा 25,200 के पार हमने ओपनिंग दिखाई। उसके ठीक बाद वन साइड अप मूव देखने को मिले और इस वक्त अगर आप देखेंगे 25,300 के स्तर है, जहां पर कामकाज 80 अंकों की मजबूती है। ठीक निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी में भी मजबूती का रुझान, अच्छे खासे ट्रेंड के साथ बढ़िया तेजी पर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और इनफैक्ट सरकारी बैंक्स का खेमा आज के सत्र में आउट परफॉर्म करता हुआ 55,413 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों से भी ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में। पीएसयू बैंक इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको ऑन द शो बताते हैं, फिर बाजार की बड़ी बातें, उसके बाद बजिंग मोमेंटम और साथ ही मार्केट स्ट्रेटेजी। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर मार्केट में इस वक्त कैसे लेवल्स नजर आ रहे हैं, उस पर एक्सपर्ट्स की कमेंट्री और उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर 2:10 पर आपके सामने रखेंगे। 2:40 पर एक ऑप्शन का दमदार ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। 3 बजे आज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन बाजार में जो एक्सचेंजेस में खबरें आई हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज मार्केट एट 3 में आपके लिए लेकर आएंगे। वहीं 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, और उम्मीद तो यही है कि बाजार जितनी मजबूती दिखा रहे, लगभग सारे बीटीएसटी ट्रेड्स ही हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलेंगे। और इवेंट्स, ट्रिगर्स, क्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जो भी कह लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है जानना। ग्लोबल फ्रंट पर भी और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी 3:20 पर वो सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखेंगे। तो ये हैं ऑन द शो। आज यहाँ से 3:30 बजे तक ये सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। अब आ जाते हैं बाजार की बड़ी बातों की तरफ। निफ्टी जैसे कि मैंने बताया 25,300 के पार अच्छी मजबूती दिखाते हुए अब क्लोजिंग के दरमियान, क्लोजिंग के समय क्या यहाँ से और ज्यादा तेजी दिखेगी या फिर इन्हीं स्तरों को एटलीस्ट हम इंटैक्ट रख पाएंगे? मजबूती तो जारी रहेगी, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, पूरे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नजर रहेगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 265 अंकों की मजबूती दिखाते हुए 55,400 के लेवल्स, अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड। और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में चौतरफा मजबूती। एक हाथ दो सेक्टर्स को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। शिप बिल्डिंग शेयरों में रफ्तार है। कोचिन शिपयार्ड करीब 3.5% तक बढ़ा है। मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ी है। जिंदाल स्टील, टाटा स्टील टूटे हैं। ऑटो शेयरों में तेजी है। मारुति, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स है जहां पर मजबूती का ट्रेंड है, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। सो क्लियरली बाजार की बड़ी बात है, कन्विक्शन तो अब बनता हुआ, और कह सकते हैं कि गिरावट में अब बाजार देखने के या किसी भी तरह के डाउन ट्रेंड्स देखने के मूड में फिलहाल बिल्कुल नहीं है। तो वन ऑफ द सेशंस जहां पर इंडिसेस में भी मजबूती है, बेंचमार्क्स भी तेजी देख रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स भी तेजी देख रहे हैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ एक्शन है। इसके साथ साथ सेक्टर्स में भी मजबूती है और स्टॉक्स तो न्यूज फ्लो के चलते लगातार अपॉर्चुनिटीज दे ही रहे हैं। सो भारतीय बाजार के लिए इस वक्त तस्वीर काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में फिर बजिंग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर है? बाजार में इस वक्त कौन से शेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। बिग बजर्स आपके सामने रख देते हैं। और इस वक्त सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे न्यूज फ्लोज के चलते जहां पर एक्शन दिख रहा है। आज सुबह हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर काफी आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती है। सरकारी बैंक के साथ साथ रियल एस्टेट का ही खेमा है जो कि बाजार को बेहतर तरीके से संभाल रहा है। अच्छे खासे या टॉप परफॉर्मेंस सेक्टर्स अगर देखें तो ये दोनों हैं। और इसमें रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है महिंद्रा लाइफ स्पेस को, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर। इस खबर के ठीक बाद
बाजार खुलने से पहले ये खबर हमने आपके सामने रखी और बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन 3.5% की मजबूती के साथ सो महिंद्रा लाइफ स्पेस हमारे बिग बाजर्स की कैटेगरी में सबसे आगे। दूसरा स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी हमारी खबरों वाले शेयर्स 9 के नौरत्न की सूची का हिस्सा रहा और BEL के स्टॉक प्राइस में आप देख रहे हैं करीब 2% का इजाफा। न्यूज फ्लो है जिसका असर है, कंपनी को 712 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सो ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। थर्ड ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, कंपनी के लिए जेन जी के लिए नया ब्रांड कंपनी ने एक लॉन्च किया है। सो न्यू डेवलपमेंट, इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड एज दे से चेंजेस इनएविटेबल और नए डेवलपमेंट की तर्ज पर ABFRL का स्टॉक भी करीब 4% की तेजी दिखाते हुए तो स्टॉक पर भी खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। वहीं PNC इंफ्राटेक का स्टॉक करीब 4% की तेजी हम देख रहे थे, एक बार लेकर आते स्क्रीन पर। PNC इंफ्रा अब भी 2.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। CCI ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते PNC इंफ्रा के स्टॉक प्राइस में हम बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ शिप बिल्डिंग शेयरों पर भी मजबूती है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, मैज़गांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। काफी महंगे वैल्यूएशन है, बावजूद इसके अब वापस से कम बैक करते हुए ये स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। फंडामेंटल नजरिया तो बुलिश है ही, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं टेक्निकली पोजिशनल बेसिस पर भी स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा खासा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IT सेक्टर में अच्छा एक्शन है। छोटी मझौली IT कंपनियां, लार्ज IT प्लेयर्स अच्छा एक्शन दिखा रही है और इसी में जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रही है। आज की तेजी है, लेकिन पिछले 5 सेशंस की तेजी उठा के देख लीजिएगा तो काफी अच्छा एक्शन। साइंस में मजबूती थी, वो गिरावट में तब्दील होती हुई, लेकिन इसके अलावा भी लार्जर IT प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन और छोटी मझौली IT कंपनियां भी अच्छी तेजी दिखा रही है। तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपके लिए 2 खास रिसर्च लेकर आए हैं। पहला कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 साल में किन किन सेक्टर्स में जबरदस्त एक्शन, जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं दूसरा, मोदी सरकार के कार्यकाल में कौन से बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो पेश किए गए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी शरद दुबे और प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ेंगे ये एक्सक्लूसिव रिसर्चेस लेकर, लेकिन उससे भी पहले PM मोदी के 75वें बर्थडे पर ग्लोबल लीडर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों की बधाइयां भी आ रही हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends. And Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. Your Excellency, I join our Gyalsups, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. It was a 2.5-hour budget speech and I didn't know it's going to take so long, but never mind, I hadn't had water before coming. And during the session also, I didn't drink and I was dehydrated. People wondered what was wrong with me and slowly I had to sit down. And after that, periodically, even today, he reminds me, are you taking care of yourself? What is it? He doesn't have to. We have so many ministers. So that care, that tenderness in him, he's seen as a tough, serious, big leader, but he's got that human element in him, which I want to have. He's a person, he's a perfectionist, he's a person of great detail, but with a great ability to correct, course correct, he wants to know all the time. And again, I saw something very interesting. When the conversation started, he started with the junior most person, so that the junior most person was not
influenced by what the senior person said. So today, for example, if I travel with him, I'm the last person to speak because I'm the minister. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। तो देश और दुनिया से बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए इकोनॉमी से जुड़े, पॉलिटिकल से जुड़े, एंटरप्रेन्योर जगत से जुड़े लोग और साथ ही बॉलीवुड और साथ ही कह सकते हैं मार्केट के अर्थशास्त्री इस वक्त पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए। लेकिन जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको इसे कनेक्ट कर दिखाएंगे और रिसर्च भी बताएंगे जो कि दमदार चीज़ें होती दिखी हैं। कई सारे रिफॉर्म्स प्रूफ होते दिखे हैं, फॉर्म होते दिखे हैं और सक्सेसफुल भी होते हुए दिखे हैं मोदी सरकार के और मोदी कार्यकाल में। पूरी डिटेल्स रिफॉर्म्स की, जो डेवलपमेंट्स हुए उनकी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। आइए उनके पास चलते हैं। प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75th बर्थडे है और इस मौके पर उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए कई मैसिव फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मेजर्स हमने देखे हैं लगभग सभी सेक्टर्स में, और ये मौका है उन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को याद करने का जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ी है। अगर आप इसकी शुरुआत जीएसटी रिफॉर्म से करें, जीएसटी इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया 2017 में, उसके बाद जीएसटी 2.0 भी लॉन्च किया गया पिछले कुछ दिन पहले 22 सितंबर से जो नया रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आईबीसी का इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, खासकर अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इसको भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान इस सरकार की काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहल है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर देखें, और करीब 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस में कमी लाई जाए। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स हमने देखे, खासकर पीएसयू सेक्टर की बात करें, पीएसयू बैंक्स की बात करें, जहां पर हमने 2 चरणों में बैंकिंग मर्जर होते हुए देखा, जिसकी वजह से बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और साथ ही साथ गवर्नेंस भी इंप्रूव हुआ। इसके अलावा कई फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, पीएम जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान इस तरह के बड़े स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए। सेमीकंडक्टर मिशन एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की दिशा में। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें इंडिया काफ़ी बड़े स्टेप्स ले रहा है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में दुनिया में बड़े प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिया इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने अप्रूव की है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 234 गीगावाट को पार कर गया है। दुनिया के चुनिंदा देशों में हम शामिल हो चुके हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में कई मेजर्स लिए गए हैं। पावर डेफिसिट कंट्री से हम पावर सरप्लस नेशन आज कहला रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, रेड टेप कट किए गए हैं, कंप्लायंस का बर्डन कम किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जा रहा है। जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो भी करीब 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब है। तो ये बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं पिछले 11 सालों के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान। आज उनका बर्थडे है और इन तमाम
तमाम रिफॉर्म्स मेजर्स की अगर आप बात करें, इसके बल पर इंडिया अगले 2 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर इंडियन इकोनॉमी खड़ी है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स एंड एक्सक्लूसिव रिसर्च हमें बताने के लिए। तो अमृत काल में अमृत महोत्सव देश की बेहतरी, देश के नागरिकों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए कई सारे रिफॉर्म्स पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर डेवलप किए और वो सारी डिटेल्स आप देख रहे थे। लेकिन आगे बढ़ेंगे और मोदी सरकार में डिफेंस, रेलवे और सेमीकंडक्टर वाले कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका पिछले 5 साल में शानदार रिटर्न रहा है। इतना ही नहीं, ये वो सेक्टर्स हैं जिस पर आगे भी चलकर काफ़ी हद तक प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है ताकि इन सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स शरद के पास है। शरद बताएं। जी बिल्कुल, बहुत सारे सेक्टर्स में जो है बहुत अपमूव देखने मिला है और री रेटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में जो है बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो है बहुत सारे सेक्टर्स में हमें देखने मिले हैं और एक एक करके हम हर एक सेक्टर पे जो है नज़र डालने वाले हैं कि कितने नए नए रिफॉर्म्स आए हैं। पीएलआई स्कीम्स देखने मिला है, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स लीजिए, डिफेंस स्टॉक्स लीजिए, ईएमएस स्टॉक्स लीजिए, सब में हमें जो है एक टाइप से तेज़ी देखने मिल रही है। अगर हम बात करें तो मोदी सरकार की डिफेंस में 5 साल स्टॉक्स की बात करें, मसगांव डॉक लगभग आप देखिए 4000% रिटर्न आ रहा है। गार्डन रीच देखें तो 1183% रिटर्न्स देखने मिले। तो डिफेंस में कितनी बड़ी फोकस देखने मिल रही है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए कि अच्छी मोमेंटम आ रही है। हाल देखें तो ऑलमोस्ट 1051% अप है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी जो है एक बड़ी सी मल्टी बैगर जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 5 साल के रिटर्न में ही देखिए डिफेंस स्टॉक्स में कितनी बड़ी जो है तेजी देखने मिली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ नए सेक्टर्स है जिस पे हमारी नज़र होगी और यहाँ पे जो है हम ऑफकोर्स देखने वाले हैं तो टीटागढ़ रेल, आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स पे भी जो है फोकस रहेगा। रेलवेज पे अच्छी पुश आ रही है, जिस तरह हम जो है नए स्कीम्स में जा रहे हैं, कवच स्कीम लीजिए या वंदे भारत स्कीम लीजिए, तो ऑफकोर्स रेलवे में एक बड़ी सी चेंज जो है आपको देखने मिल रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पिछले 10 साल से आ रहे हैं। और यहाँ पे जुपिटर वैगन्स ये देखिए 2200% से ज़्यादा का रिटर्न देखने मिला। टेक्समैको रेल इधर भी देखे आंकड़े तो लगभग 560% का आ रहा है। तो हमने तो आपको डिफेंस बता दिया, रेलवेज बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्कीम्स है जैसे कि ईएमएस वाले स्कीम्स है जिस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। सेमीकंडक्टर इसे कहेंगे, डिक्सन टेक, यहाँ पे देखिए पीएलआई स्कीम से सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट देखने मिला, ऑलमोस्ट 774% का गेंस आया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सीजू पावर, यहाँ पे भी देखें तो आंकड़े कितने बड़े लग रहे हैं। देखिए कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है। और इन सारे स्टॉक्स में देखिए बहुत जो इन्वेस्टर्स को जो है इन्होंने माला माल किया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव्स भी देखने मिल रही है। और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो सिरमा, एसजीएस और केन्स टेक जैसे स्टॉक्स है हाल ही में जो थोड़े नए नाम आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर पुश आ रहा है। सेमीकॉन 2025 रिसेंटली हुआ था, तो यहाँ पे जो है भारत को दिखाया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर का जो है हब बन सकता है भारत। और ऑफकोर्स जो स्टॉक्स है इस स्पेस में उनमें भी जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। तो माला माल हो रहे इन्वेस्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स की भी अगर बात करें तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इन तमाम सेक्टर्स में हमने देखा भी है। शरद, हम तो इनफैक्ट बातचीत भी करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही सेमीकॉन 2025 कॉन्क्लेव अभी हुआ था और पीएम मोदी ने इस कॉन्क्लेव में भी काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर स्पेस को डेवलप करने की कवायद की है और यहाँ से आगे 5 सालों में इस सेक्टर को पूरी तरह से और बेहतर तरीके से डेवलप करने की बातचीत हो रही है। और डिफेंस की तो क्या कहने, डिफेंस नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की शुरुआत होने के साथ साथ ही डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत की कवायद उन्होंने शुरू कर दी थी और अब हम देख भी रहे हैं फ्रूट्स उसके, जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा एक्शन और अच्छी तेज़ी लगातार बनती हुई डिफेंस शिप बिल्डिंग स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो चले हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बाजार की बात करते हैं। भारतीय बाजार में आज का सेशन पीएम मोदी जी के जन्मदिन को हम मना रहे हैं और भारतीय बाजार भी काफ़ी तेज़ी के साथ चेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि मार्केट पर उनका स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या बन रहा है। आदित्य अग्रवाल है हमारे साथ। आदित्य, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। 25,200 के पार पीछे मुड़ के निफ्टी ने नहीं देखा, 25,300 से आगे अब चले हैं हम। अब यहाँ से आगे कौन से लेवल्स आपको निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? और बैंक निफ्टी जो थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा था पिछले कुछ दिनों में, अब उसने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया और लगातार 2-3 सेशन से वहाँ पर भी मूवमेंट नजर आ रही थी। आज तो पीएसयू बैंक स्पेस जो है आउट परफॉर्म कर रहा है।
गुड आफ्टरनून मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने क्या नहीं देखा, उनके कार्यकाल में हमने कोविड देखा, जियो पॉलिटिकल टेंशंस देखी, टैरिफ वॉर्स देखे, बट इंडिया इज स्टैंडिंग टॉल। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लीडर्स आगे आके प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे। तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं भी उनको जो उनके 75वें जन्मदिन के लिए उनको बधाइयां देना चाहूँगा। मार्केट की चर्चा कर ले तो यस, बिल्कुल एक हमने अप मूव देख रहे हैं, और स्पेशली आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मानसी निफ्टी थोड़ा बैक सीट लेना चाहिए। हम लगातार हमने देखा है कि अप मूव देखने मिला है हमें बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे 25,350 25,380 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। थोड़े ओवरबॉट लेवल्स भी दिख रहे हैं मुझे, और अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखूं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी पे फ्रेश लॉन्ग लेने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस बना के रखे थे, सुबह भी बनाए होंगे या आप पहले से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें यहाँ पे निफ्टी में। स्पेशली मेजर करेक्शन नहीं, बट मुझे लग रहा है कि 50 से 70 पॉइंट और मे बी मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का एक करेक्शन निफ्टी में देखने मिल सकता है। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, फिर वापस से आप एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन निफ्टी में देख सकते हैं, एंड इवेंचुअली फिर आपको 25,500 से लेके 25,600 के लेवल्स निफ्टी में देखने मिलेंगे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा कर ले यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है, एंड एज यू पॉइंटेड आउट राइटली लेड बाय पीएसयू बैंक्स। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी शायद अपने आउट परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करे एक बार, और 55,500 के ऊपर एक बार 56,000 के लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकती है। तो मैं निफ्टी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके पोजिशन बनाने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे टारगेट्स 55,500 से लेके 56,000 के सेट करूंगा मैं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में और एलोकेट करिए निफ्टी बैंक में। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी ये जो है आदित्य की तरफ से आ रहा है। आदित्य, स्टॉक के जो पिक्स रहने वाले उस पर भी हम नज़र डालते चलिए क्लोजिंग ट्रेड पे। तो आदित्य, आपके क्लोजिंग ट्रेड क्या रहने वाले हैं? शरद, दो बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा। पहला है ग्रासिम। हम देख रहे हैं एक लगातार हायर हाइज हायर लो स्टॉक में देखने मिला था, और अब फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल रहा है। तो करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी ग्रासिम में। 3,000 का यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है ग्रासिम में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 2,800 का। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स मुझे काफी बेहतरीन लग रहे हैं, तो पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे मैं फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 255 का यहाँ पे टारगेट लगाना है हमें, और 238 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो चलिए, आदित्य ने बेहतरीन तरीके से हमें इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी बताई, और साथ साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी उनके हमारे सामने रखे। उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वेदांता को लेकर डीमर्जर केस पर इस वक्त कुछ टेक्स आते हुए देखने को मिले हैं। डीमर्जर याचिका पर एनसीएलटी में 8 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। ये ताज़ा इस वक्त डेवलपमेंट वेदांता के डीमर्जर को लेकर। डीमर्जर से फाइनेंशियल रिस्क की संभावना है। हालांकि ये डीमर्जर जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना है, और काफ़ी हद तक इससे जुड़ी हर अपडेट वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन लायबिलिटी पर पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं है। ये इस वक्त बात सामने आ रही है। डीमर्जर केस को लेकर कुछ तमाम डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स, लायबिलिटी पर पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं होने की बात इस वक्त सामने आ रही है। वेदांता के स्टॉक प्राइस में आज सुबह हमने एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड देखी थी, अब हम देख रहे हैं 1% की गिरावट। 8 अक्टूबर को डीमर्जर याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है। चलिए, इस पर भी नजर रखेंगे और वेदांता के स्टॉक प्राइस पर एक टेक भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक कारवा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अच्छी तेजी का मोमेंटम पकड़ा है बाजार ने। न शॉर्ट टर्म बेसिस तो टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी का मौका और अच्छी खरीदारी के ट्रेंड्स अब आ चुके हैं। और लॉन्गर टर्म प्ले अगर देखें, कन्विक्शन लगातार भारतीय बाजार पर बना हुआ है। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? गुड आफ्टरनून मानसी, और सब पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये तो मैं लगातार बोल ही रहा था जब अपनी बात हुई शो में कि हर डिप एक मौका रहेगा, और मुझे लगता है कि इंडेक्स करीबन 24 से लेके 26 के बीच में ही ट्रेड करने वाला है। तो ये साल हो सकता है कि एक रेंज में रहे, लेकिन जब जब आपको नीचे जाते दिखता है 25 के नीचे, आप उसमें खरीदारी करो। वही हो रहा है। और आप अगर मतलब चार्ट्स भी अगर देखो तो 2 बार इसने ट्राई किया 24,300 400 के आजू बाजू जाके तोड़ने का, लेकिन टूटा नहीं। और
टेक्निकल लैंग्वेज में आई थिंक इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं क्या, यस। तो वो होके अब फाइनली जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ के ऊपर गया है। तो मुझे लगता है कि आज ट्रम्प साहब भी वापस मोदी जी को बर्थडे गिफ्ट देना चाह रहे हैं और पॉजिटिव मैसेजेस वहां से आ रहे हैं, और अपने प्रधानमंत्री भी स्टेट्समैन है तो उनका जवाब भी उसी रुख से जा रहा है, और लग रहा है कि बातचीत अब कहीं ना कहीं चलेगी। और ये मैं बार बार कह रहा था कि पहले ये शेर और बिल्ली की लड़ाई हो रही थी, अब शेर और शेर की हो रही है। अब एक शेर को पता चल गया कि ये भी शेर है, तो आलतू फालतू में मतलब चाहे जैसे लड़ के मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं समझौता आपको करना पड़ेगा। तो इसको बाजार बहुत पॉजिटिवली ले रहा है, और कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि अगर इंडिया, चाइना, रशिया और यूएस चारों अगर मिलके करे और इकोनॉमी सबका अगर बढ़ता है, तो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए और सब सारे बाजारों के लिए ही अच्छा होने वाला है। तो पॉजिटिव लग रहा है। बस ये है कि अब तक तो क्या है कि ट्रम्प साहब बोल रहे थे, अब जब ट्रम्प साहब ने थोड़ा पॉजिटिव बोलना चालू किया तो उनके दो चार चमचे हैं वो थोड़ा अग्रेसिव हुए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी साइलेंट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाइंग कीजिए, और यही अगर ट्रेंड रहता है तो देखिए वैल्यूएशन भारत में इतना कोई सस्ता नहीं है, चीप नहीं है अभी भी, और लार्ज कैप्स बहुत चीप लगते हैं, लेकिन वहां पे अर्निंग्स नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो इसके लिए मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये 26 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसी रेंज में वापस रहेगा। तो एक बार का ये 25,500 25,600 जाता है, तो देखिए कोई ना कोई हो सकता है कि कोई बाजार को मौका चाहिए और कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज ऑटोमेटिकली चला के आती है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो पिछले 3-4 दिनों से ये एक तरफा रैली हो रही है, तो एक तो कोई अब कारण चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो। अब वो आज फेड की तरफ से आएगा या फिर कुछ दिनों के बाद आरबीआई की तरफ से आएगा, ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आनी चाहिए, लेकिन वो उसको भी आपको मौका ही देखना पड़ेगा उसको भी। एक सर ने कहा कि मौका जो है देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है, और आप सही कह रहे हैं आज थोड़ा सा आया भी है निफ्टी में, उतना ज़्यादा भी नहीं कंसर्न, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है। एक बार आदित्य, टाटा कंज्यूमर पे आपकी राय लेना चाहेंगे। स्टॉक में जो अच्छी तेज़ी आ रही है, अब स्टॉक अब 4% ऊपर है। एफएमसीजी पैक में ऑफकोर्स देखें तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी अपमूव आई है। ज़रा देखें इस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी अभी ठीक है, पोजिशनली और भी आगे जा सकता है ये स्टॉक, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट ट्रेड में एंड कर दें इसे? बिल्कुल नहीं शरद, शॉर्ट ले लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए, बल्कि आपने सही स्पॉट भी किया। अच्छे वॉल्यूम्स पे फ्रेश ब्रेकआउट है स्टॉक में, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 1180 से 1250 के निकल कर आते हैं, और नीचे 1100 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, और काफी अरसे बाद हमें ये ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अच्छे वॉल्यूम्स पे, तो इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है, और चार्ट सेटअप भी सजेस्ट कर रहा है कि ये अब मूव कंटिन्यू होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको फ्रेश लॉन्ग एडिशन करंट लेवल्स पे भी करनी चाहिए, 1180 से लेके 1230 के टारगेट्स, और नीचे स्टॉप लॉस 1100 का। जी बिल्कुल, खरीदारी की राय टाटा कंज्यूमर, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखिए। आदित्य के 2 पिक्स आए हैं अभी तक, बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है हम आपके पास जो है और इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल पिक्स लेके आएंगे आपके सामने। पास गुड आफ्टरनून आस्था मैम, बताएं आप, बाजार की चाल जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है निफ्टी में, लेकिन आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? राइट। देखिए टेक्निकल पिक्स के तौर पे सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और ये इस मार्केट की चाल अभी जिस तरह से हम निफ्टी को यहाँ पे मूव करता हुआ देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में निफ्टी में जो ये साइड का मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। 25,309 के आसपास निफ्टी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है ये इसे अब वापस से 25,350 से लेके 25,400 के लेवल्स तक लेके जाएगी। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 25,280 एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन के निकल रहा है। दिस इज ओनली इन द इंट्राडे आई एम टॉकिंग। तो इंट्राडे में 280 के नीचे अगर आधा घंटा टिकता है तो फिर थोड़ी सी वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। टेक्निकल कॉल्स की बात करें तो सबसे पहले जेनटेक काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। जिस तरह से हमने देखा है कि आज एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पे बना हुआ है, जेन टेक्नोलॉजीज को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1544 के आसपास 1540 के जोन में खरीदारी करी जा सकती है। 1460 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 2 टारगेट्स इसमें रखे जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। पहला टारगेट 1660 का रहेगा
और दूसरा टारगेट 1690 का रहेगा। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है और वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। दूसरा काउंटर जो पसंद आ रहा है करंट लेवल पे वो एसबीआई है। हम जिस तरह से एसबीआई में अभी देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पे बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एसबीआई में जो ये मोमेंटम बना हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। तो एसबीआई में भी अभी खरीदारी करने की सलाह है। थोड़ी सी डिप्स पे खरीदारी करेंगे बेटर रहेगा क्योंकि काफी अच्छी तेजी आ चुकी है। 850 850 के आसपास मिलता है ये काउंटर, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 825 का रहेगा और गोइंग फॉरवर्ड जो एसबीआई में अब टारगेट रखे जा सकते हैं वो तकरीबन 890 के रहेंगे। तो एसबीआई अच्छा लगता है, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी के साथ दूसरा काउंटर रहेगा एसबीआई जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। डेज हाई पे एसबीआई है। सारे पीएसयू बैंक्स में जो है एक अच्छी तेजी आ रही है। आदित्य जी के भी पिक बैंक ऑफ बड़ौदा था और ये भी मुझे बुलिश नज़रिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे देखने मिल रहा है। और ओवरऑल जो है कहेंगे कि इंफ्रा कैपिटल गुड्स में भी अगर अब मूव आता है तो पीएसयू बैंक्स को तेज़ी देखने मिल सकती है। और 2-3 सेशन में जो है निफ्टी बैंक में भी जो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे देखने मिल रही है पीएसयू सेगमेंट से। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ ओशो कृष्णा जुड़ रहे हैं एंजल वन से। गुड आफ्टरनून ओशो जी, बताएं आपके कॉल क्या रहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून शरद। सी स्पॉटिंग में एमसीएक्स पे अच्छा एक बाइंग ट्रैक्शन स्पॉट हुआ था, बट जिस लेवल पे ट्रैक किया था मैंने नियरली 185 के आसपास ओवर कर रहा था, बट पिछले 5 मिनट में ऑलरेडी 210 पहुंच चुका है एमसीएक्स का 8000 का कॉल ऑप्शन। तो व्यू अभी भी बुलिश है, एक लॉन्ग बिल्डअप है हुआ है काउंटर में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आया है। सो अभी भी लॉन्ग लेकर के चला जा सकता है, बट अगर थोड़ा डिप आए 190 के अराउंड तो एमसीएक्स पे बाई करने की राय बनेगी 8000 के कॉल ऑप्शन को। 140 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड अप्रोक्सीमेटली 260 तक के टारगेट्स हमें कल तक देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा ही ट्रेड सेटअप में जो मैक्सिमम रिस्क था वो अप्रोक्सीमेटली 5000 का था एंड मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 9400 के देखने को मिल जाएंगे। एमसीएक्स पे जो है राय ओशो की आ रही है, 8000 रुपये के जो है कॉल ऑप्शन की जो है खरीदारी की जो है सलाह आ रही है। चलिए धन्यवाद ओशो, आप हमारे साथ जुड़े। और याद रखिए जब भी वायदे बाजार में आप ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछ के बात करें। लेकिन याद रखिए 10 में से 9 ट्रेड जो है लॉसेज में भी जाते हैं, तो अपनी डिसिप्लिन और स्टडी इसको मेंटेन करके रखें। लेकिन चलिए ऑप्शंस के चैंपियन के अलावा जो है एक बार विवेक जी आपके पास आ जाते हैं। हमने पीएसयू बैंक्स पे तो बहुत डिस्कस कर ली, लेकिन एक और सेगमेंट है जहां पे प्राइवेट कैपेक्स अगर पुश जो है जल्दी से आने लगता है तो आपको कैपिटल गुड स्पेस और इवन इंफ्रा स्पेस यहाँ पे भी जो अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। एलएनटी जैसे स्टॉक में पिछले 3 दिन से ऑर्डर फ्लोज भी आ रहा है। कैपिटल गुड्स में भी हम जो है टेक्निकल कॉल्स देख रहे हैं, थोड़े अभी आने शुरू हो चुके हैं। विवेक जी, आप प्राइवेट कैपेक्स की पिकअप की थीम को किस तरह ट्रैक कर रहे हैं और आपको लगता है कि 1-2 महीने में जो है एक्चुअल मोमेंटम भी आने लगेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ट्रिगर्स? देखो, एक तो ऐसा है कि जो प्राइवेट केपेक्स होता है मेनली वो 1-2 महीने में पिकअप हो जाए ऐसा कभी नहीं होता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है। और अभी भी देखिए सरकार वापस नए पीएलआई वगैरह की बातचीत कर रही है। अब दिक्कत ये है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बोल देता हूं मैं। तो पहले तो दिक्कतें ये है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है या फिर जो कंजम्पशन है अभी तक इतना भारत में उतना अभी तक पिकअप हुआ नहीं है। और उसके कारण कंपनीज भी धीरे धीरे चल रही है जहां पे भी आपको केपेक्स करना है। और ज्यादातर आप अगर सेक्टर्स देखो तो ये नहीं है कि आप 100% के ऊपर आपकी कैपेसिटी पे कंपनीज चल रही है। तो अभी भी गैप है और मुझे लगता है कि सरकार का भी ये मानना है कि इसको जितना पुश करो। ऑफ कोर्स उसका फायदा डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स को भी होने वाला है। लेकिन जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है वहां पे आपको स्लो स्टडीली ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं इतना कोई अग्रेसिव होके इमीडिएटली आज ले लूं अगले 2-3 महीने में बढ़े वैसा नहीं होने वाला। हो सकता है ये 6 महीना 1 साल भी ले, ये पहली चीज। अब यहाँ पे एक और ये आपको दिखता है जहां से मतलब जो लोन्स वगैरह बैंक से उठ रहे हैं इतनी डिमांड अभी भी वहां नहीं है। कल भी मैं कोई बैंकर से बात कर रहा था तो ये है कि बहुत ज्यादा डिमांड अभी भी लोन्स वगैरह की है नहीं।
क्योंकि केपेक्स एकदम अग्रेसिवली चालू नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है ये भी अगर एक बार क्लियर हो जाए तो जाके कंपनीज अपने ड्राइंग बोर्ड में बैठ के फाइनलाइज करेगी कि क्या करना है। तो स्लो एंड स्टडी मूवमेंट ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 दिन का मूवमेंट देख के हमको बहुत अग्रेसिव हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर रैली आता है तो छोटा मोटा करेक्शन भी वापस आ सकता है, तो एक रेंज में ही रहना चाहिए। स्लो एंड स्टडी लेकिन मूवमेंट रहेगा और रेंज में कामकाज देखने मिलेगा। लेकिन चलिए ऑन दिस नोट फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो वेदांता के डीमर्जर पर जो अपडेट हमने आपको दी थी थोड़ी देर पहले, उस पर डिटेल रिसर्च भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। और अब जो है ऑफ कोर्स देखिए ऑटो स्पेस में अशोक लीलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में जो है थोड़ी तेज़ी आ रही है, लेकिन देखिए एक छोटे से रेंज में आ गया बाजार। थोड़ी सी करेक्शन ऊपर लेवल से जो है देखने मिल रही है। एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है ट्रेंड जो है आप हरे निशान में ही कहेंगे। एक बार अशोक लीलैंड का चार्ट लेके आते हैं। स्टॉक 2% ऊपर है। आदित्य, एक बार अशोक लीलैंड पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। यहाँ से भी पोजिशनली जो है सेटअप डिसेंट लग रहा है। एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 12% है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पार्शली कर लेनी चाहिए अगर पोजीशन है, या अभी भी बने रहें? जी, अभिषेक शरद बने रहने चाहिए स्टॉक में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 155 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। थोड़ा पोजिशनल नजरिया बनाया, इसमें 1 महीने का टाइम फ्रेम रखे, बिल्कुल बने रहे। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं आप 130 का और 155 के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहे। और अगर आपको फ्रेश एंट्री के मौके देखने हैं तो मेरे हिसाब से तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं 130 के स्टॉप लॉस के साथ और 155 का यहाँ पे टारगेट। जी बिल्कुल, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे भी जो है फोकस रहेगा अगर आप होल्ड कर रहे हैं अशोक लीलैंड। सोमेल, एक बार आईटी स्पेस पे आ जाते हैं। आईटी स्पेस कल के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से जो अपमूव आया और शॉर्ट कवरिंग देखे कुछ सेगमेंट्स में, और आज भी देखे तो टीसीएस टेक महिंद्रा में जो है एक डिसेंट अपमूव भी देखने मिल रही है। यहाँ से लगता है कि रिवर्सल्स आने लगे हैं आईटी में। 2 दिन की जो है तेज़ी कहेंगे, क्योंकि जो है आप कह सकते हैं लास्ट वीक जो था मोमेंटम उल्टा पुल्टा था, वॉलेटिलिटी देखने मिली थी। इन्फोसिस का बायबैक आया तो फिर आईटी स्टॉक्स चढ़े और अब वापस जो है एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है। शॉर्ट कवरिंग क्या और भी देखने मिल सकती है आगे जाते हुए आईटी में? I think yes, of course. In the short term, yes. TCS मैंने आपके चैनल पे ऑन द मंडे को दिया था, आई थिंक मॉर्निंग शो में, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं अराउंड 3300 के आसपास के बनते हैं फॉर TCS। HCL और दूसरा TCS का जो स्टॉप लॉस रखना है वो अराउंड 3090 पे रखना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी नेगेटिव है और लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स में। लेकिन इस समय इन द शॉर्ट टर्म एक अच्छा मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम मुझे लगता है कि TCS का कंटिन्यू रहेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 3300। HCL में अगर आप बात करें, आज सुबह ही आपके चैनल में था मैं, और मैंने ये रिकमेंड किया था। मुझे लगता है अभी भी लगता है कि इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ मोमेंटम ट्रेड। और यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रेड है उसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1440 पे, और ऊपर में मुझे लगता है कि पहला टारगेट 1530 का होगा और दूसरा टारगेट 1590 के आसपास का होगा। सो आई एम पॉजिटिव ऑन आईटी इन द शॉर्ट टर्म। पॉजिटिव रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो है डॉलर इंडेक्स। 97 के नीचे आ गया, 3 ईयर लो पे है, यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इंडिया जहाँ पे एफआईज आई नहीं है, फ्लोज भी कम है, तो यहाँ पे एक बड़ी केस बनती है शॉर्ट स्क्वीज या आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की रैली को लेके। तो ऑफकोर्स आईटी स्पेस में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ज़रूर नज़र रखें। लेकिन चलिए, वेदांता डीमर्जर मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डिटेल्स के साथ अनुराग जोशी जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं वेदांता में क्या हो रहा है? एनसीएलटी मुंबई ने जो वेदांता का डीमर्जर का मामला था उसकी सुनवाई हुई है, और एनसीएलटी ने अक्टूबर 8 अगली तारीख तय की है ये सुनवाई के लिए, डीमर्जर के बात को आगे बढ़ाने के लिए। जो वकील थे ऑयल मिनिस्ट्री के आज के हियरिंग में, उन्होंने बहुत आपत्ति जताई जो कंपनी के एक यूनिट है मैल्को एनर्जी, उसको लेके। और ये जो मामला है, ये जो मैल्को एनर्जी को गवर्नमेंट ने कुछ ऑयल ब्लॉक्स एलोकेट किए
थे उससे रिलेटेड है। और गवर्नमेंट जो ऑयल मिनिस्ट्री के जो लॉयर है उन्होंने ये कहा कि सरकार का 5,600 करोड़ का डिमांड है मैल्को से। और ये भी जाके कहा कि जो ये एसेट्स हैं वेदांता ने ये सिर्फ गवर्नमेंट ने सिर्फ ये सरकार ने सिर्फ ये एलोकेट किया है, लेकिन वेदांता ने इसके ऊपर इसको सिक्योर करके बैंक लोन भी लिए हैं। जो वेदांता के लॉयर थे उन्होंने एनसीएलटी को ये बताया कि कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी अप्रूव की है मैल्को के बिहाफ पे, और ये ऑयल मिनिस्ट्री के लिए ये परफॉर्मेंस गारंटी है और इन्हीं ऑयल ब्लॉक्स को रिलेटेड है। और उन्होंने जो ऑयल मिनिस्ट्री के जो वकील थे उन्होंने ये 4 चीजें हाईलाइट की। एक तो ये डीमर्जर की वजह से जो एक वित्तीय जोखिम की संभावना है, और उन्होंने जो हाइड्रोकार्बन एसेट्स है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ आपत्ति जताई, और जो ये भी कहा कि जो लाइबिलिटीज हैं वेदांता के उनमें ठीक से डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, और जो कुछ लिस्टिंग रूल्स का संभावित उल्लंघन हुआ है। तो इसके चलते जो एनसीएलटी ने आज ये जो अगली तारीख है वो अक्टूबर 8 तय की है। लेकिन आज एक अहम मुद्दा सामने आया जो वो तलवंडी साबो और एसएफको, जो कि तलवंडी साबो का एक चाइनीज पावर सप्लायर है। तलवंडी साबो वेदांता का एक यूनिट है, उसको एक जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी सेप्को की वो आज खारिज कर दी गई है, और सेप्को ने कहा है कि उसका इस डीमर्जर को लेके उससे कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वेदांता की जो है इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, और यहाँ पे अभी भी जो है क्लैरिटी नहीं देखने मिल रहा है जहाँ तक कि डीमर्जर कब जो है अपडेट्स आएंगे। लेकिन चलिए इस पे तो डेवलपमेंट ज़रूर रहेगा। लेकिन आदित्य, ऑलरेडी आपने वेदांता पे जो है अपनी राय बता दी है, तो इसलिए हम फिर से नहीं पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े और अहम जो है आपने जो कॉल्स हमें बताए और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज बताए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार मार्केट्स 3 BTST STVT ट्रेड्स और अहम टेक्निकल पिक्स और फंडामेंटल पिक्स दोनों पे ही नजर रहेगी। आपका आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और सबसे पहले एक नजर बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए, क्योंकि करीब 400 अंकों की तेजी के साथ 55,500 के भी पार इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। बढ़िया तेजी पर बैंक निफ्टी, इनफैक्ट बेंचमार्क्स में अब निफ्टी के मुकाबले भी बैंक निफ्टी का प्रदर्शन और बेहतर नजर आ रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से सपोर्ट है ही, सरकारी बैंक स्पेस में आज जबरदस्त एक्शन है और बैंक निफ्टी इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर। हमारे साथ विवेक सौमिल और आस्था जैन मौजूद हैं। विवेक, कमिंग टू यू, जहां बैंक निफ्टी की बात चली है, पीएसयू बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक क्षेत्र और निजी बैंक क्षेत्र, साथ ही फाइनेंशियल स्पेस पर किस तरह के रिकमेंडेशंस आप देंगे? पिछले दिनों हमने देखा ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आए थे, इनफैक्ट फॉरेन ब्रोकरेजेस भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, रैशनल बता रहे हैं। आपका टेक क्या होगा? सबसे पहले ऐसे डिस्क्लोजर, हमने काफी क्लाइंट्स को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में निवेश करने की सलाह लगातार दी है। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, तो दिक्कत नहीं है, सेक्टोरल है ये। और इनफैक्ट आपसे भी कई बार बात हुई थी और मैंने बहुत बार बोला था कि मैं बैंकिंग पे बुलिश हूँ और पीएसयू बैंक्स पे भी काफी बुलिश हूँ, क्योंकि वहां पे जो आज के दिन क्लीन बैलेंस शीट्स है वो आगे चल के दिखेगा, मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट बैलेंस शीट है पिछले 10 सालों में। एक तो ये चीज हुई। अब दूसरी ये है कि जो मतलब आज सरकार ये चाहती है कि एटलीस्ट एक बैंक जो पीएसयू बैंक्स में है, एटलीस्ट एक बैंक दुनिया की टॉप 20 बैंकों में आए। अभी आई थिंक एसबीआई है नंबर 44 या 46 में, तो सरकार चाह रही है कि टॉप 20 बैंक्स में एक भारतीय बैंक रहे। और मुझे लगता है कि आगे चल के सेकेंड लेग ऑफ जो मर्जर्स था कुछ साल पहले, जो काफी बैंक्स का मर्जर हुआ था पीएसयू बैंक्स का विद इन पीएसयू बैंक्स, वैसा ही आगे चल के मर्जर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन आगे चल के होगा। बैलेंस शीट्स अच्छी है, अब यहाँ से डाउनसाइड है नहीं। और मुझे लगता है कि जैसे ही एक कंजम्पशन और कैपिटल केपेक्स वगैरह पिकअप होता है
ओवरऑल बैंक सेक्टर के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तो मैं प्राइवेट में डेफिनेटली पसंद करूंगा जो टॉप 4-5 बैंक्स है, और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक ये स्टोरी अगले 3 या 5 साल की है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और प्राइवेट एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब मार्केट एट 3 सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि एक्सचेंजेस पर आज कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ मार्केट एट 3 का पूरा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। बाजार की तरफ देखें, अभी तक के बाजार की तरफ तो निफ्टी में 100 अंकों के आसपास की तेज़ी दिख रही है, लेकिन आज निफ्टी बैंक अच्छा कारोबार करता नजर आ रहा है। करीब 400 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। और सेक्टर की बात करें तो आज सरकारी बैंकों में लगातार तीसरे दिन खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएनबी की तरफ देखें 3% ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं एसबीआई करीब 3% ऊपर है और कैनरा बैंक में भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो पीएनसी इंफ्रा का शेयर देखिए, सीसीआई ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। गुजरात फ्लोरो की बात करें तो डिस्काउंट पे आज ब्लॉक डील देखने को मिली थी और गिरावट पर शेयर कारोबार कर रहा है। औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एसबीआई पर खबर आई है, येस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी एसएमबीसी को एसबीआई ने बेची है और ये जो हिस्सेदारी उन्होंने बेची है वो करीब 21 रुपये 50 पैसे के भाव से इन्होंने बेचा है। 3% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है शेयर में। एलएनटी की बात करें तो 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को ग्रिड इंफ्रा के लिए मिला है, इसी के चलते आज हरे निशान में शेयर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो प्रेस्टीज स्टेट्स पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है। खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य 1900 रुपये का दिया है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में तेज़ी से विस्तार करने की उम्मीद इन्होंने जताई है। 2% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट एट 3 का सारा एक्शन हमें बताने के लिए। चलिए अब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स इफ एनी जान लेते हैं। और सौमिल मेहता, आस्था जैन दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। आस्था, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, कोई बीटीएसटी ट्रेड बिकॉज मार्केट में तेज़ी तो है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन हम श्योर आपके पास खरीदारी के मौके होंगे। कुल जिस तरह से हम मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं, बैंकिंग स्पेस अभी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो बैंकिंग स्पेस पे मेरी राय है कि यहाँ पे एक बार बीटीएसटी के लिए एक नजर बनाई जा सकती है। पसंद आता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात करें 199 के आसपास का कोट कर रहा है ये काउंटर। यहाँ पे एक बार खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं 199 के ही लेवल पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा 193 का, और जो इसमें अब टारगेट रहेंगे वो 207 तक के रहेंगे। तो फेडरल बैंक ठीक लगता है, खरीदारी की राय इस काउंटर पे। ठीक है, विवेक खारवा से हमने फंडामेंटल टेक भी लिया बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, और आस्था जैन का भी कन्वेक्शन। फेडरल बैंक पर करीब 2% की तेजी, यहां से मजबूती और बढ़ेगी। 199 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। 207 के टारगेट्स को ध्यान में रख सकते हैं। 193 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। सौमिल, आप बताएं आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी ट्रेड? मेरा कॉल भी फेडरल बैंक पे ही था, लेकिन आई वुड स्विच टू सम अदर स्टॉक। यूनियन बैंक में भी बहुत सिमिलर पैटर्न है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो यूनियन बैंक में एक स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 132 पर, और यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली हो सकती है। दैट विल बी 145 का एक टारगेट होगा। यहाँ पे अगर बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 141 ये एक टारगेट हो सकता है इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से बीटीएसटी ट्रेड्स भी अब हमारे पास है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ रिसर्च भी आपके लिए लाएंगे, एक्सपर्ट से बातचीत भी जारी रहेगी और हाँ ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और आज देर रात फेड का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। दरों में कटौती को लेकर क्या अनुमान है, बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
देखिए फाइनली 2.5 साल के अंतराल के बाद यूएस के मार्केट में फिर से एक बार आपको ब्याज दरों में कटौती देखने मिलेगी। जनवरी 2023 ये वो समय था जब पिछले बार फेड ने रेट कट्स किए थे और उसके बाद अब सितंबर की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। स्ट्रीट पे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट यही मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट रॉयटर्स का एक पोल है जिसमें 107 में से 105 इकोनॉमिस्ट जो है यानी कि ऑलमोस्ट 100% इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि इस बार फेड की जो पॉलिसी है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको देखने मिलेगा। और केवल इस बार नहीं, कैलेंडर ईयर 2025 में कुल मिला के 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। रॉयटर्स के पोल में 60% के आसपास के इकोनॉमिस्ट जो है वो ये मान के चल रहे हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 2026 में भी आपको ब्याज दरों में कटौती देखने मिलेगी। कुल मिला के करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती जो है वो ब्याज दरों में फेड कर सकता है अब से लेके अगले साल तक। यानी कि जो फेड का रेट है 4.25 से 4.5 का, वो कम होके करीब 3 से 3.25 के आसपास रहेगा। ये काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं। देखिए इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इकोनॉमिक डेटा है यूएस का, और जिसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसको अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बिगड़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फेड रेट करेगा। नो डाउट इन्फ्लेशन डेटा जो है वो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है आगे चल के, लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर टैरिफ का ये प्रॉब्लम चलती रही तो आगे चल के इसका इम्पैक्ट जो है वो यूएस के इन्फ्लेशन पे होगा। लेकिन बाकी इकोनॉमिक डेटा अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए शायद वहाँ पे फेड को रेट कट करना पड़े। तो फाइनली लंबे अंतराल के बाद इस बार आपको फेड की तरफ से एक रेट कट देखने मिलेगा 25 बेसिस पॉइंट इस बार, और आने वाली पॉलिसीज में ये रेट कट का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद वरुण। आपने जो है फेड के एफएमसी मीट की एक्सपेक्टेशंस बताई, 25 बिप्स का रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है और कुछ खेमे में तो 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बात चल रही है। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स आता है तो मार्केट और पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, जिस तरह रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा और आज हमको सारे एसेट क्लासेस में देखने भी मिल रही है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वह ब्रेक के उस पार जो है सोमिल के साथ हम जुड़े रहेंगे और अहम टेक्निकल पिक्स पे जो है हमारी नज़र रहेगी। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। बाजार का मोमेंटम भी बहुत शानदार है। सबका मूव आज बाजार में देखने को मिला है। ग्लोबल बाजारों का हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक, निष्पक्ष तरीके से बाजार की सभी खबरें, आईपीओ बाजार के हर एक्शन पर नजर, इंडस्ट्री का हर ट्रेंड सबसे पहले, ताकि आप बने कंपनियों की तरक्की में भागीदार। मेरे साथ जुड़िए रोज और जानिए ट्रेड के साथ निवेश के सभी मौके। Europradeep Sales Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 1 rupee each in the price band of 235 rupees to 247 rupees per equity share. Bid offer opening date is Tuesday, 16 September 2025 and bid offer closing date is Thursday, 18 September 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते 4 साल के सुशासन से उत्तराखंड ने पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और ढांचागत क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। योजनाएं बनाकर हमने योजनाओं को धरातल पर उतारा भी है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक, पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी
मूलभूत आवश्यकताओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरगामी प्रभाव वाले एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, सशक्त भू कानून, सरकारी भर्ती में महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, दंगों में संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून आदि। पता बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। लिविंग रूम में तो जैसे हाथी घोड़े दौड़ेंगे, कोई बचपन जब मेहमान हमारा होगा। पता बदलने का ख्याल अपने साथ हमेशा जिंदगी बदलने की उम्मीद लिए आता है। मैजिक ब्रिक्स, पता बदलो, लाइफ बदलो। सर, बिजली का बिल आया है। सोलर पैनल लगवाने के बाद भी अमाउंट बोलना है यार। 60 लाख। 60 लाख? अरे इतने में तो लग्जरी कार आ जाती। शौक मत हो, सात्विक के सोलर पैनल लगाओ और करो हर शौक पूरा। चाहे तो नई फैक्ट्री लगा लेना। घर हो या फैक्ट्री, बोलता है कार्तिक, सोलर मतलब सात्विक। खराब मौसम में भी काम करता है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। An investor awareness initiative by SEBI. स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब सोमिल, एक बार सीमेंट स्पेस पे जो है हम जो है चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ी सी फंडामेंटल फ्लेवर हम दर्शकों को दे देता हूं, उसके बाद आपसे टेक्निकल पिक भी मैं पूछूंगा। हमने पीएसयू को, वो जो है बैंक्स को और वीएफएसआई स्पेस को बहुत एक्सटेंसिवली ऑलरेडी कवर कर लिया है। रिपोर्ट्स भी आ रही है नुवामा की कि डिमांड जो कैपेक्स की है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो जीएसटी रेट रिडक्शन होता है 28% से 18%, वो भी धीरे धीरे करके अनाउंसमेंट्स आ रहा है। 22 तारीख से लागू होने वाले जेके सीमेंट न्यूज़पेपर्स में अनाउंस भी करने लगे हैं और बाकी भी प्लेयर्स फॉलो करने वाले हैं सूट। अब जीएसटी रेट रिडक्शन हो रहा है, मॉनसून की विड्रॉल हो रही है और अक्टूबर ऐसा महीना भी होता है जहाँ पे आपकी प्राइसिंग पावर जो है वापस आ जाती है। और कैपेक्स लेवल्स और 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद सीमेंट स्पेस पे जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। और ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि आउटलुक जो है बढ़ने वाला है, राइजिंग वॉल्यूम्स रहेंगे और प्लेयर्स थोड़ी प्राइसिंग पावर, प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। तो एक स्वीट स्पॉट रहेगा पोजिशनल कॉल के लिए। सोमिल, आपसे यही पूछना है। हमने ऑफकोर्स दालमिया भारत में जो है आज बहुत सारे बाई कॉल्स भी देखे हैं। पोजिशनली कौन से सीमेंट स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा लग रहा है? अगर खेलना हो तो 1 महीने या 2 महीने के जो टाइम फ्रेम है उस पर जो है रणनीति ज़रा बताएं। पोजिशनली कौन सा सीमेंट स्टॉक बेहतर लग रहा है आज दिन के ट्रेड में? आपने अच्छा किया कि रिस्क रिवॉर्ड की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ से अगर आप देखें इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, ये सारे दालमिया सीमेंट, ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। अप ट्रेंड में है एंड इट विल बी यहाँ से और भी अच्छी रैली इसमें देखने मिलेगी, लेकिन बहुत ऊपर है। अब यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें तो जेके सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है यहाँ से और मुझे लगता है कि एक बार के लिए थोड़ा सा रिस्क एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 6375 पे और यहाँ से एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड अगर आप लें तो मुझे लगता है 7100 और उसके बाद सेकंड टारगेट 7500, ये 2 टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा है। ये अभी भी अप ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। मीडियम टर्म में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो इन स्टॉक्स में जो है मोमेंटम आ रहा है और सीमेंट स्टॉक्स मेंटेन करके रखे हैं। कुछ स्कैन्स भी मैंने लगा के रखा है। दर्शकों पूछते रहते कि शरद आप स्कैन्स कहाँ से लाते हैं, तो थोड़ी बहुत जो है हम जो है टेक्निकल पैटर्न्स भी स्टडी करते हो, कुछ स्कैन्स हमें देखने मिलती हैं। और आज देखें तो EMA क्रॉस में जो बैंक निफ्टी ने जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हम आपको पहले से भी बता रहे थे कि किस तरह जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है।
नेट नेट जो है अगर हम बात करें तो सीमेंट स्पेस पे जो है बाइंग आई है। बिल्डिंग मटेरियल भी एक सेक्टर है जिस पे जो है हमारी पैनी नज़र लगी हुई है। और एक बार एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, इन स्टॉक्स को एक बार नज़र कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है। बाय द डिप की स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या एस्ट्रल या सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पे? तीन अच्छे जो अपमूव आई थी एक शॉर्ट टर्म की, अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर थोड़ी सी आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग क्या लगता है? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि यहाँ से एस्ट्रल में अगर आप स्टॉप लॉस रखें अराउंड 1425 के आसपास, विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज, यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। बाय द वे 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1510 पे है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, सस्टेन 1510 के ऊपर हो गया ये स्टॉक, तो ऊपर में फर्स्ट टारगेट वुड बी 1600 एंड देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1850। तो इस पे जो है नज़र रखेंगे। एस्ट्रल पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। यहाँ पे और भी जो है थोड़ा सा अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है, इस पे तो हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन नेट नेट जो है हम बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी जो है डेवलप हो रहा है। वरुण बेवरेजेस एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद हमने दर्शकों को बताया भी था कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मैक्सिमम पेसिमिज्म देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो है थोड़ी सी कॉल राइटर्स पे जो है इशू आ रहा है। एक बार वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देखिए, दिन के 11 बजे का एक बड़ा मूव आया है और अभी भी सस्टेन कर रहा है, 2% है, मैक्सिमम पेसिमिज्म आ गया था स्टॉक पे। तो आपको लगता है यहाँ पे थोड़े और फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो सकते हैं वरुण बेवरेजेस में? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है। वी डोंट हैव टू, वी शुडंट फॉरगेट कि ये एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट इस समय ऐसा है कि आप जितना ज्यादा अच्छे स्टॉक्स, पॉजिटिव स्टॉक्स में और पॉजिटिव सेक्टर्स में रहें, सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप प्ले करें तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। वरुण बेवरेजेस नो डाउट एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और वो ट्रायंगल पैटर्न की बहुत ही लोअर एंड पे चल रहा है एंड दिस विल प्रोबेबली वेरी गुड लेवल्स टू बाय। लेकिन मैं वेट करूंगा एक ब्रेकआउट का, एक क्लोजिंग अबाउट 20 डेली मूविंग एवरेज विच इज 490। एक बार 490 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, वहां से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है और टारगेट्स वुड बी वे अबव 530 एंड प्लस। इस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। वरुण बेवरेजेस पे जो है क्लोजिंग 490 पे नज़र रखिए, 530 प्लस के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन जल्दी से इवेंट्स टू वॉच पे भी नज़र डाल देते हैं। आज देर रात फेड रेट कट का जो है फैसला होने वाला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के दरों पर भी जो है फैसला रहेगा और अमरीकी बाजार में जो बेरोजगारी दावा के आंकड़े हैं उस पे भी नज़र रहेगी। कल की बात करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है और इम्पोर्टेंटली जायडस वेलनेस में 1:5 के रेशियो में शेयर विभाजन भी होगा। ऑयल इंडिया, आईआरबी इंफ्रा की एजीएम पर भी नज़र कल रहने वाली है और यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ बंद होगा। तो ये अहम बात है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आज बाजार की देखें तो अच्छी तेज़ी की चाल है। निफ्टी में लगभग कह सकते हैं 90 पॉइंट का जो उछाल देखने मिला है। थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर हुई है बट ऐसा कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। निफ्टी बैंक शानदार अपमूव देखने मिला है। यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, पीएसयू बैंक्स में अच्छी मोमेंटम आई है और लगातार 3 दिन इस हफ्ते आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बुल्स के फेवर में देखने मिलेगा। इंडिया विक्स सरप्राइजिंगली बहुत लोअर लेवल्स पे है, लगभग 10.2 लेवल्स पे है और थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी अगर आपको देखने मिले तो कुछ एफएमसीजी और बीएफएसआई काउंटर्स में देखने मिला, लेकिन उतना बड़ा भी करेक्शन नहीं देखने मिला है। थोड़ी रिवर्सल ज़रूर हुई है ब्रॉड इंडिसेस में, मिड कैप या स्मॉल कैप इंडिसेस की बात करें, लेकिन ओवरऑल नेट आज एक बड़ा अच्छा दिन था जहां पे पीएसयू बैंक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। ऑटो बैंक, आईटी, रियल्टी, एनर्जी क्षेत्र जो है हरे निशान में बंद हो रहे हैं। हालांकि फार्मा, एफएमसीजी, मेटल में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। पर आज का दिन जो है बहुत बेहतर रहा है। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स 55,700 के ऊपर लेवल्स दिखा रहे हो। निफ्टी बैंक जो है 55,480 लेवल्स के पास है। निफ्टी कंफर्टेबली 25,300 के ऊपर बंद हुआ है। तो आज दिन जो था ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली ओवरऑल। और आज शाम को फेड की एफएमसी मीट जो होने वाली है उस पर भी जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स पे, मेटल स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा कल के रिएक्शन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच सोमिल, आप हमारे साथ जुड़े और स्टॉक्स और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज आपने हमें बताया। बस आज के शो के लिए जो बस इतना ही। आप हमें साथ